कोविड-19 ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो हमारा सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक, आर्थिक, कई सारे परिवर्तन दिखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है और सबसे तेज़ी से, वो है अर्थव्यवस्था। लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो बंद रहीं 2 महीने, 2.5 महीने, उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, उससे निपटने के लिए, उसका सामना करने के लिए, अर्थव्यवस्था को फिर से एक मोमेंटम देने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने कई सारे पैकेज की घोषणा की। भारत में भी जो SRI यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से जो एक पैकेज की घोषणा की गई है, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। और उस पैकेज में जितनी सारे अनाउंसमेंट किए गए, आप देखें कि जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, लगातार कैबिनेट की बैठक हो रही है, सरकार उस पर इम्प्लीमेंट कर रही है, कैबिनेट उसको अप्रूव कर रही है। तो आने वाले दिनों में मेरा मानना है कि जिस तरह से ग्रेट डिप्रेशन 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, तो उससे कई अब तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में हो। और मेंस में भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हिस्ट्री में, इकोनॉमी में भी उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो कोविड-19 है, इसको सिर्फ करंट टॉपिक मानना एक भूल होगी। आने वाले वर्षों में इससे प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि अभी कोविड-19 चूँकि हम लोग उसको फेस कर रहे हैं, तो अभी जितना अपडेट रहा जाए, इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको अच्छी तरह से अगर देखा जाए, तो आने वाले दिन में अर्थव्यवस्था को भी एक सामान्य नागरिक जो होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी ये हमारा ये कर्तव्य है कि हम समझें, चीज़ों को समझें, अपना मत बनाएं कि हाँ, कोविड-19 से लड़ने के लिए जो सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, तो वो कहाँ तक सही है। और दूसरा तो फ़ायदा हमारे एग्ज़ाम के लिए तो है ही है। तो मेरे आज के इस वीडियो से मेरी कोशिश है कि किसी एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं लूँ, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि, और मेरा विश्वास है कि आज के डिस्कशन के पश्चात आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि जो डेली अनाउंसमेंट वगैरह हो रही हैं अभी, जैसे आप देखा होगा आपने कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, तो अनाउंसमेंट में कहा गया था, जो पैकेज की घोषणा की गई, और फिर उसको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 दिनों तक हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जिस तरह से उसे ब्रीफ किया, उसे डिस्कस किया, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो किसान हैं, तो उनको एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के कारण कई बार जो सरकारें जो स्टॉक वगैरह है, तो उसके बारे में एक स्टेट ये घोषणा करती है कि नहीं, प्याज का दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ऑनियन का दाम काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गए हैं, तो भाई इसका स्टॉक आप नहीं कर सकते। यानी जिस कमोडिटी को सरकार आवश्यक घोषित कर देती है, तो उसके बारे में सरकार कई सारे नियम कानून बनाती हैं, लेकिन उसका बाजार पे एक खुली अर्थव्यवस्था, चूँकि आप एक खुली अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर सरकार के रिस्ट्रिक्शन को कम से कम करना है। लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वगैरह है, तो इसके माध्यम से सरकार हस्तक्षेप करती है, करना पड़ता है। तो इन्होंने कहा था कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो अनाज है, कई सारे अनाज हैं, तो उसको हम इससे बाहर निकालेंगे और इससे किसानों को इसका फ़ायदा होगा। तो इसकी घोषणा की गई है और कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया। तो इस तरह की कई चीज़ें अभी आने वाली है। तो मेरा अपना मानना है कि इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो जो घोषणाएं आने वाले दिनों में भी होंगी, और उससे जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था की एक सामान्य समझ, एक कहती है कि अर्थव्यवस्था की एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएगा, उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएगा। जैसे कल के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि RBI का एक सर्वे आया है। RBI ने जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, CCS कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, इस सर्वे में कहा गया है कि इस सर्वे के अनुसार उन्होंने RBI ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। और ये जो कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस सर्वे है, तो इसका आधार क्या है, तो ये बेस्ड है करंट सिचुएशन इंडेक्स पे। तो ये मई 2020, तो करंट सिचुएशन इंडेक्स
ये पहले चर्चा में नहीं जाता था, क्योंकि कभी ऐसी स्थितियाँ बनती नहीं थी, लेकिन ये पहले भी ये RBI के द्वारा लाया जाता था। अब कल का न्यूज़पेपर अगर आपने देखा होगा तो RBI ने ये 5 जून, मैंने डेट भी डाल दिया है, तो परसों ये घोषणा आई है, RBI के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है इसका, ये सर्वे जारी किया गया और कल के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा। तो इसमें RBI ने जो मोटे तौर पे जिन बातों का उल्लेख किया है, एक तो उन्होंने कहा है कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है यानी 2020-21, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो GDP हमारा है वो 1.5% उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, माइनस यानी कि कमी आएगी, उसमें सिकुड़न आएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है PFCE, इसके बारे में उन्होंने बात की कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी 0.5% की उसमें कमी आने की संभावना है। ये मैंने एरो से दिखा दिया, यहाँ पर नीचे की ओर जा रहा है एरो। इसके अलावा उन्होंने ग्रॉस जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये 6.4% इसमें कमी आएगी करंट फाइनेंशियल ईयर में। हालांकि उस रिपोर्ट को देखेंगे आप, सर्वे को, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, फिर अगले साल यानी जो 2021-20 नेक्स्ट जो फाइनेंशियल हमारा होगा अगले वित्त वर्ष, तो वहाँ तक में हमारी इकॉनमी फिर से उठ के खड़ी होगी। जो अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो इनिशिएट किए जा रहे हैं, तो इसके चलते फिर से हमारी इकॉनमी पटरी पे आएगी। और उन्होंने कहा कि जैसे हमारी जो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, चालू वित्त वर्ष के लिए, उन्होंने जो कहा है कि नहीं, हमारा जो ये ग्रोथ रेट है वो 4.2%। करंट फाइनेंशियल ईयर समझ लें यहाँ चीज़ को कि करंट यानी कि जो चालू वित्त वर्ष यानी जो 2019-20 कहें तो पिछला वित्त वर्ष, पिछले वित्त वर्ष का आप सबको पता होगा कि पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 जो खत्म हुआ, समाप्त हुआ 31 मार्च को, शुरू हुआ था पिछले साल 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2019, और जो फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ, क्लोजिंग हुई जिसकी 31 मार्च 2020। तो 2019-20 के जो 4 क्वार्टर्स होते हैं, चारों तिमाही, आप सबको पता होगा कि जो GDP के आंकड़े हैं, तो वो GDP के आंकड़े लाए जाते हैं, पहले लाए जाते थे CSO के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और बाद में फिर उसका नाम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और अब तो उसका मर्जर हो गया। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि नहीं, चलो इसको आप मर्ज कर रहे हैं, CSO और NSSO। तो अब CSO अलग से कोई संस्था रही नहीं, CSO एंड NSSO ये दोनों मर्ज हो चुके हैं और अब ये NSO के अंडर में काम करते हैं। तो कभी GDP पर अगर चर्चा होगी विस्तार से तो उसमें देखेंगे हम लोग। तो NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, तो NSO ने जो आंकड़े जारी किए चारों तिमाही के, अब वो आ चुके हैं, आज से 10 दिन पहले आंकड़ा आया वो, और कुल मिला के चारों तिमाही यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है उसके जो चारों तिमाही हैं उसके आंकड़े आ चुके हैं। और इस आधार पे जो सबसे लास्ट यानी कि जो लास्ट क्वार्टर है, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो वित्त वर्ष का जो सबसे अंतिम क्वार्टर था उसके आंकड़े आ चुके हैं। और उसके अनुसार कहा गया है कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो लास्ट जो रहा उसमें 3.1% लास्ट क्वार्टर में, और पूरे वित्त वर्ष में 4.2%। याद रखें 2018-19 में भारत का विकास दर 6.1% था, जो सिकुड़कर कितना हो गया 4.2%। अब यहाँ पर चालू वित्त वर्ष यानी चालू वित्त वर्ष का ये 2020-21 है। तो इस वित्त वर्ष की शुरुआत कब से हुई? इस वित्त वर्ष की शुरुआत हुई है 1 अप्रैल से। तो अप्रैल में यानी कि ये जून, हम लोग आ चुके जून में, तो फर्स्ट क्वार्टर यानी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 उसका ये पहला क्वार्टर है, और पहले क्वार्टर में का ये तीसरा महीना है। अप्रैल, मई, जून, ये तीसरा महीना है। तो अभी तो इस वित्त वर्ष के साढ़े क्वार्टर के आंकड़े आने बाकी हैं अभी, लेकिन जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारी जो इकॉनमी है उसका ग्रोथ रेट काफ़ी उसमें सिकुड़न आने की संभावना है। वही उन्होंने कहा कि GDP में 1.5% की सिकुड़न आएगी। और यहाँ पर उन्होंने एक बात कही कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये कमेगा, इसी तरह से ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये भी कम होगा,
लेकिन इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर में फिर ये इसमें सुधार आएगी। अब जरा देखें ये क्या है, तो यहाँ मैंने नीचे डाल दिया है, आप देखें y इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या है, ये कई बार यूपीएससी में और बीपीएससी में और कई सारे स्टेट सर्विसेज में कई बार ये प्रश्न आए हैं कि जो एक्सपेंडिचर मेथड से आप सबको पता होगा कि जो नेशनल इनकम है उसकी गणना 3 विधियों से की जाती है, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड जो प्रोडक्ट मेथड होता है, ये 3 विधियों से की जाती है और सैद्धांतिक रूप से इन तीनों से प्राप्त आंकड़े बराबर होने चाहिए। तो ये Y यानी नेशनल इनकम, Y इंडिकेट्स नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम को दिखा रहा है, यानी कि नेशनल इनकम किसी भी कंट्री का जो नेशनल इनकम होगा तो वो किसका योग होगा, तो वो C यानी जो Y इक्वल टू C प्लस जी प्लस आई, तो ये कंजम्पशंस को शो कर रहा है जो निजी क्षेत्र के द्वारा, जो निजी क्षेत्र यहाँ समझें इस चीज़ को, हाउस होल्ड के द्वारा जो हम आप जैसे लोग हैं जो खर्च करते हैं, प्लस जी गवर्नमेंट, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, और आई इन्वेस्टमेंट, प्लस एक्स एम इंडिकेट करता है, एक्स एक्सपोर्ट के लिए आया है, एम इम्पोर्ट के लिए आया है, तो एक्सपोर्ट का एक्स ले लिया, इम्पोर्ट का एम ले लिया, इन दोनों का जो अंतर है, तो इन सबको आप जब ऐड कर देते हैं तो आपका नेशनल इनकम निकलता है। अब भारत के संदर्भ में अगर आप देखें तो जो सी है, सी को हम लोग PFCE यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट यानी कि निजी क्षेत्र यहाँ समझें इस चीज़ को, निजी यानी कि हाउस होल्ड, तो यहाँ जो सी है तो सी को हम PFCE कह सकते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितने हाउस होल्ड हैं उनके द्वारा जो खर्च किए जा रहे हैं, हमारे आपके द्वारा जितने सारे खर्च किए जा रहे हैं, तो व्यय विधि के अनुसार इसको ज्ञात किया जाता है कि कितना इस वर्ष हमने खपत किया, कितना खर्च किया। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार ने कितना खर्च किया, सरकार के द्वारा, ध्यान रखें यहाँ पर सरकार ने जो सैलरी पे खर्च किया, जो अगर डीए वगैरह उन्होंने डीएनएस जो अनाउंसेज होते हैं, महंगाई भत्ता, उस पर कितना उन्होंने बढ़ाया, तो इस तरह के जो रेवेन्यू कह सकते हैं आप कि गवर्नमेंट के जो एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, डे टू डे एक्सपेंडिचर, जिससे किसी असेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो हम उसको रखते हैं गवर्नमेंट का। तो कुल मिलाकर के जो हाउस होल्ड है भारत में, हमारे आपके जैसे लोग जो पारिवारिक खर्च करते हैं, सरकार जो खर्च कर रही है, इसके अलावा PFC प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और GCF, यहाँ जो GCF है तो ये आया है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। अब आप देखें कि I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, तो जब निवेश होता है तो निवेश से क्या होगा, निवेश से कहाँ निवेश होगा, वो तो उससे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलीकॉम सेक्टर में हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में हो रहा है, रेलवेज में हो रहा है, जो एयरवेज है उसमें हो रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये कैपिटल, किसी कंट्री के लिए ये कैपिटल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप देखें तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इसको भी फिर 2 भागों में बांटा जाता है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो फिक्स्ड है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल यानी कि इसको कह सकते हैं हम जो असेट हमारे बन रहा है, असेट अस्थाई, ब्रिजेज बन रहे हैं, हमारे डॉकयार्ड्स बन रहे हैं, 4 लेन सड़कें, 6 लेन सड़कें बन रही हैं, मेट्रोज बन रही हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए ये फिक्स कैपिटल हो गया। और दूसरा होता है CIS, चेंज इन स्टॉक, C फॉर चेंज, I स्टैंड्स फॉर इन, S स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, यानी इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन जो सामान्य पूछा जाता है वो वाई, ये वाला जो इक्वेशन है वो पूछा जाता है आपसे, लेकिन ये आने वाले दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है ये, तो इसको आप लोग जरूर कर लेंगे। ये याद रखेंगे तो आपका ये भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने सी को जोड़ा PFCE से,